Hello, good evening to all of you. Welcome to the first lecture of the thermodynamics here. जैसे कि आपको पता है आज हम यहाँ पर जो वेरकानेस है आपके पास रिक्रूटमेंट आउट करी है, ठीक है। उससे रिलेटेड आपके पास हम यहाँ पे टॉपिक शुरू करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब आपके पास ये जो एग्जाम रहने वाला है इसमें कुछ आपके पास बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपसे पूछी हुई है और साथ में कुछ सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर है थर्मोडायनेमिक्स की, ओके, जो कि है स्पेसिफिकली मैकेनिकल से रिलेटेड या फिर थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। अब आपके पास यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैं कवर अप करूंगा दैट इज रिलेटेड टू दी थर्मल इंजीनियरिंग, जिसमें फर्स्ट हम यहाँ पे कवर अप करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फॉर टॉपिक विच वी आर गोइंग टू सी इन दी टुडेज क्लास हियर। ओके, तो इसमें कुछ आपके पास बेसिक्स लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होते हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ में कुछ हम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं और आपके पास यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एंट्रोपी का कंसेप्ट मिलता है फ्रॉम द सेकंड लॉ, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, अब आप इसके बाद जो हमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा related to thermal engineering only, that is related, that is the refrigeration part here। तो रेफ्रिजरेशन पार्ट भी आप यहाँ पे कवर अप करोगे, मैं ही आप इसे इसके पास यहाँ पे कवर अप करूंगा। इसमें हमें जस्ट सिर्फ बेसिक्स पार्ट को कवर अप करना है, ओके। जिसमें आपके पास कार्नोट्स रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में हम स्टडी करेंगे, वीसीआरएस सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करोगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग की आप यहाँ पे बात करोगे। पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंदर हमें यहाँ पे देखने हैं कि कौन कौन सी साइकिल्स हमारे पास होती है, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स है। लाइक फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग द, आई कैन से, द गैस टरबाइन पावर प्लांट, यू आर हैविंग अ थर्मल पावर प्लांट, आईसी इंजन पावर प्लांट, उन तीनों उनको आप यहाँ पे स्टडी करोगे, ओके। और नेक्स्ट आपके पास पावर प्लांट में हम कुछ स्टीम टरबाइंस यूज करते हैं। स्टीम टरबाइन की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे कवर अप करना है बॉयलर्स एंड इट्स टाइप एंड एफिशिएंसी है। तो बॉयलर एक बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट है, स्पेसिफिकली थर्मल पावर प्लांट्स में हम इस इसका यूज यहाँ पे करते हैं। इसमें आपको इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, इम्पल्स वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं, इन सब चीजों की हम स्टडी करेंगे, ओके। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो आज हम जो सब्जेक्ट करने शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इस पार्ट में से काफी सारे सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो है, जैसे रेफ्रिजरेशन हो गया, पावर प्लांट हो गया या फिर बॉयलर्स हो गए, इन सब का जो बेस है वो थर्मोडायनेमिक्स ही क्रिएट करेगा, ओके। तो अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से क्लियर है तो आप यहाँ पे रिमेनिंग टॉपिक्स को बड़े आराम से कर सकते हो, ओके। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो, अब थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है और इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो। तो अगर हम बात करें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट हमारे पास है वो डील करता है एनर्जी इंटरेक्शन से, ठीक है। एनर्जी इंटरेक्शन किस किस के बीच में? एनर्जी इंटरेक्शन आपके पास यहाँ पे हो सकता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी ऐसी चीज जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, जिस पर आपका फोकस है, उससे हम यहाँ पे बोलते हैं सिस्टम, ओके। सिस्टम के अलावा जो भी आपके पास प्रेजेंट है उसको आप यहाँ पे कहते हो सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस तरह से एनर्जी इंटरेक्ट कर रही है, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, उसकी हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, जिसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वाटर इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग टेम्परेचर किसके इक्वल है, 20 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे कि अगर नेचुरली आपके सामने कोई ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है, गर्म पानी आपके पास रखा हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद जो वाटर है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है, वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। दैट सिंपली मीन्स कि आपकी जो बॉडी है वो आपके पास यहाँ पे क्या कर रही है, एनर्जी इंटरेक्ट कर रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो अभी आपका जो ये ग्लास ऑफ वाटर है ये मेरा क्या बन चुका है, दैट इज बेसिकली बिकम्स अ सिस्टम। ये आपका सिस्टम बन चुका है। सिस्टम के अलावा आउटसाइड में क्या है हमारे पास, सराउंडिंग है आपके पास यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो सिस्टम और सराउंडिंग आपके पास यहाँ पर होंगे। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस ढंग से एनर्जी इंटरेक्शन होता है, कितना एनर्जी इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और एनर्जी की क्वालिटी कैसे डिक्रीज होती है लगातार किसी भी प्रोसेस में, उसकी स्टडी हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे सिंपल से अगर हम बात करें, फोर व्हीलर्स आपके पास होते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन हमारे पास है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजन में फ्यूल बर्न कर रहा है, किस तरह से आपके पास फ्यूल बर्न करके जो थर्मल एनर्जी रिलीज हो रही है, इंजन कैसे उसे वर्क में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कितना एफिशिएंटली इंजन ऑपरेट करेगा, इसकी भी हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। चलो,
अब सेकंड पॉइंट पर अगर हम मूव करें तो ये बेसिकली किस चीज से डील कर रहा है, ये आपके पास डील करता है 3E से। 3E में क्या है आपके पास, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है इक्विलिब्रियम की स्टडी, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है एनर्जी की स्टडी, या फिर आपको देखने को मिल सकती है एंट्रोपी की स्टडी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में आप स्टडी करने वाले हो। ठीक है, तो जब भी एनर्जी इंटरेक्शन होता है तो बॉडी जो है वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ग्लास ऑफ वाटर दे रखा है तो पानी का जो टेम्परेचर है कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो आपके पास यहाँ पे रेंडमली 20 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा कुछ टाइम के बाद। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या बन चुका है, हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ओके, तो आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम से हम डील करते हैं, एनर्जीज की हम स्टडी करेंगे, साथ ही एंट्रोपी के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलो, एंट्रोपी तो अभी आप नहीं समझ पाओगे। एंट्रोपी एक ऐसा प्रॉपर्टी होती है या फिर ऐसा कंसेप्ट है जो कि डिग्रेडेशन के बारे में आपको बताता है। ओके, कि किस ढंग से एनर्जी डिग्रेड होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट पार्ट, ये और किस चीज से डील करता है हमारे पास, ये आपके पास डील करता है कि किस तरह से एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल दिया था, ऑटोमोबाइल में क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल के अंदर फ्यूल को बर्न करके आप यहाँ पर क्या करते हो, बेसिकली आप यहाँ पे सिंपल थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करते हो मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है ना, तो हमारे पास अगर हम देखें तो जो थर्मल एनर्जी है वो एक तरह से क्या है, थर्मल एनर्जी एक तरह से डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसका आप कन्वर्जन देखोगे किसमें, इसका कन्वर्जन आप देखते हो सिंपली वर्क में, या फिर हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो कहाँ कहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है, रेफ्रिजरेशन सब्जेक्ट में आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, हीट ट्रांसफर में आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है, पावर प्लांट में आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है, और आईसी इंजन में आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। ओके, आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपके लिए आरएसी इंपॉर्टेंट है एंड पावर प्लांट इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ दिस 4 है यहाँ पर। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो, अब करते हैं आपके पास यहाँ पे, तो ये तो हो गया चलो जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है, क्या आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास आता है कि बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अब एक चीज का ध्यान रखना, आपके पास यहाँ पे जो टेक्निकल क्वेश्चंस है काफी सारे नहीं है, बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे हुए हैं। कुछ ठीक आप बेसिक बेसिक कुछ आपके पास, या मिनिमम आप कह सकते हो लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन से आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को हमें उतना ही स्टडी करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट अगर आपको बेसिक्स पता है तो दैट विल बी गुड हियर। ओके, जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखते हैं आपके पास यहाँ पे सिस्टम। सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ओके, सिस्टम का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कोई भी चीज जो अंडर कंसिडरेशन होती है उसको आप सिस्टम कहते हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पार्ट, तो आप ऐसा भी कह सकते हो स्पेस में कोई भी कंट्रोल रीजन, ठीक है, जिसपे हमारी पूरी की पूरी स्टडी फोकस है, ये जिसपे हमारा पूरा का पूरा अटेंशन फोकस है, उसे हम सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम के अलावा जो भी प्रेजेंट होता है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, एज अ सराउंडिंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट जो करती है बाउंड्री, जो सरफेस आपके पास सेपरेट करती है उसे हम कहते हैं बाउंड्री। ठीक है, ये ध्यान रखना। मान लो जैसे कि आपके पास एक ऑटोमोबाइल की बैटरी है, एक बैटरी की मैं स्टडी कर रहा हूँ, एक आपके पास सिंपल बैटरी है। ओके, आप क्या कर रहे हो, इस जस्ट बैटरी को चार्ज कर रहे हो। तो हमारा जो पूरा फोकस है कि वो इसी चीज पर है कि कितना आपको यहाँ पे वर्क इनपुट देना पड़ रहा है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, बैटरी आपकी चार्ज हुई या नहीं हुई। तो इस टाइम पे हमारा जो पूरा फोकस है वो बैटरी पर है। तो बैटरी क्या बन जाएगा, आपकी सिस्टम बन जाएगी। बैटरी के अलावा जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो क्या बनेगा, हमारा सराउंडिंग बन जाएगा। बैटरी और सराउंडिंग के बीच में जो डिफरेंस है, जो आपके पास सेपरेट करने की जो सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री का नाम दे देंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अब कुछ चीजों का आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बाउंड्री जो है वो रियल हो सकती है या फिर इमेजिनरी हो सकती है। रियल बाउंड्री का मतलब क्या होता है, जो कि आपको विजिबल हो। ठीक है, इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब है जो कि आपको विजिबल ना हो। ठीक है, इवन दो इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपसे पूछा भी नहीं जाता। ओके, ये आपसे पूछेगा भी नहीं कोई कि हमारे पास बाउंड्री रियल है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, इतना टाइम हम यहाँ पे नहीं देंगे इस कंसेप्ट के ऊपर।
नेक्स्ट पार्ट। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिवर्स, तो सब कुछ आपके पास जो कंसिडर होता है, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी, ये सब कुछ आपके पास किस में कंसिडर होगा? ये आपके पास यूनिवर्स में कंसिडर आपके पास होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट करो आपके पास यहाँ पे अब सिस्टम जो है, ठीक है, सिस्टम हमारे पास कितने तरह के हो सकते हैं? अब जनरली जब हम स्टडी करते हैं हमारे पास तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला आपके पास यहाँ पर है ओपन सिस्टम, सेकंड है आपके पास क्लोज सिस्टम, थर्ड है आपके पास यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों का मतलब क्या होगा? अच्छा चलो, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि कैसे आपके पास सिस्टम्स को आप क्लासीफाई करते हो। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके पास यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर है। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारे पास जो वाटर है वो हाई टेम्परेचर पे मेंटेन है। कितना टेम्परेचर है इसका? 80 डिग्री सेल्सियस है। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू आप इस बॉडी का, इस ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे स्टडी फोक अपनी अटेंशन में हमने दिया है वाटर के ऊपर। तो वाटर मेरा क्या बन जाएगा? वाटर आपका बन गया सिस्टम। ये वाटर मेरा सिस्टम डिफाइन हो चुका है। ओके। अब इस केस में अगर आप देखोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, तो सबसे पहले अगर आप देखो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट अपने आप फ्लो करेगी सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में। सिस्टम से सराउंडिंग में हीट फ्लो करेगी, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफर जो है, एक तरह का हीट इंट्रैक्शन जो है मेरे पास, वो भी एक मेथड है जिसके थ्रू एनर्जी क्या कर पा रही है? एक्सचेंज हो पा रही है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड, मान लो अगर मेरे पास एक रोड है, लेट अस सपोज इफ यू आर हैविंग अ स्टरर और अ रोड। तो ये मेरे पास क्या है? एक स्टरर है यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे एक रोड है। ठीक है। अगर मैं स्टरर और रोड से इस वाटर को रोटेट करता हूं एट अ हाई स्पीड, तो उस केस में क्या होगा? आप ऑब्जर्व करोगे कि जो पानी है, जो आपका वाटर है, वो जल्दी कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस केस में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप एक तरह से वर्क प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। आप यहाँ पे एक तरह से वर्क इंट्रैक्शन के थ्रू बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन कर रहे हो, एनर्जी इंट्रैक्शन कर रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ पे वर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क इंटू थीटा से आप वर्क को निकाल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, मान लो थर्ड आपके पास यहाँ पे, अगर मैं हीट इंट्रैक्शन और वर्क इंट्रैक्शन को छोड़कर मान लेते हैं, लेट अस से, कि अगर मैं इस पानी के अंदर आइस क्यूब को फिल कर दूं। आइस क्यूब, ये क्या है मेरे पास? आइस क्यूब। तो आप यहाँ पे देखोगे आइस क्यूब जो है वो क्या करेंगे? वो सडनली आपके वाटर को कूल डाउन कर देंगे। ठीक है। अब इस केस में हुआ क्या? जैसे ही आप आइस क्यूब डालोगे तो वाटर का जो ओवरऑल मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हमने क्या करा, हमने जस्ट यहाँ पे मास ट्रांसफर करके एनर्जी को चेंज करा है, एनर्जी का इंट्रैक्शन करा है। ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप सिस्टम को क्लासिफाई करते हो तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमारे पास किन मेथड के थ्रू एनर्जी इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास यहाँ पे तो कौन कौन सी कंडीशन आ गई? सबसे पहले आपको देखना है हीट इंट्रैक्शन, वर्क इंट्रैक्शन, और फिर आपको देखना है मास इंट्रैक्शन। क्योंकि हीट एंड जो वर्क है मेरे पास, ये बाउंड्री से ट्रांसफर होते हैं, ये बाउंड्री से ट्रांसफर होते हैं आपके पास, जो कि आपको विजिबल नहीं होगा। ओके, जस्ट आप फील कर सकते हो इसे। तो इसी वजह से इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पे हम इन दोनों को नाम दे देते हैं एनर्जी इंट्रैक्शन। तो मतलब सिंपल सा इतना है कि जब भी आप यहाँ पे सिस्टम को क्लासिफाई करोगे, ठीक है, जब भी आप सिस्टम को यहाँ पे क्लासिफाई करोगे, आपको जस्ट ये चेक करना है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है या फिर मास ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर वी कैन डिफाइन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पे ओपन सिस्टम सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, देन वी आर हैविंग अ क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वी आर हैविंग अ आइसोलेटेड सिस्टम।
ओके, तो इस केस में देखोगे तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये भी चेक करना है कि एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है या फिर आपके पास मास इंटरेक्शन हो रहा है। एनर्जी इंटरेक्शन में वर्क और हीट की हम बात करेंगे। ओके, तो अगर आप ओपन सिस्टम की बात करो, जैसे आपके पास ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, ये क्या चीज है? ये एक ओपन सिस्टम है। तो इसमें आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो कि हमारे पास वर्क इंटरेक्शन भी होगा, हीट इंटरेक्शन भी होगा और मास इंटरेक्शन भी होगा। ठीक है, अगर मैं आपके पास यहाँ पे इसी केस में इसी ग्लास ऑफ वाटर को कवर कर देता हूं विद सम प्लेट, तो क्या होगा? सिस्टम के अंदर आप यहाँ पे मास को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप यहाँ पे आइस क्यूब इसमें नहीं डाल सकते, तो मास ट्रांसफर नहीं होगा। बट बाउंड्रीज के थ्रू हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन हो सकता है। पानी को आप रोटेट कर सकते हो, पानी जो है वो अपने आप हीट को लूज करेगा सरफेस के थ्रू। ठीक है, अगर मैं इसी वाटर को थर्मोफ्लास्क में रख देता हूं तो उस केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि ना ही आपके पास हीट इंटरेक्शन होगा, ना ही आपके पास वर्क इंटरेक्शन होगा, ना ही आपके पास मास इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप तीन तरह के सिस्टम्स की स्टडी करते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ओपन सिस्टम में आपके पास मास एंड एनर्जी दोनों ट्रांसफर होंगे, क्लोज सिस्टम में आपके पास ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगा बट मास ट्रांसफर नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में किसी तरह का मास और एनर्जी इंटरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये ध्यान रखना। अब इस केस में अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स होते हैं बॉयलर हो गए, टरबाइन्स हो गए, पंप्स, कंप्रेसर जिसकी आपको स्टडी करनी है, बॉयलर्स की आपको स्टडी करनी है, टरबाइन की आपको स्टडी करनी है, पंप कंप्रेसर्स की आपको स्टडी करनी है, तो ये सब के सब ओपन सिस्टम में आते हैं। ओके, इवन दो कंडेंसर और इवेपोरेटर की भी आप स्टडी करोगे रेफ्रिजरेशन चैप्टर सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें, तो क्लोज सिस्टम के अंदर आपके पास यहाँ पे सिर्फ एनर्जी इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इवन दो सारे के सारे सिस्टम आपके पास प्रैक्टिकली में ओपन सिस्टम होते हैं, बट जब हम स्टडी करते हैं तो हम कभी कभी अज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्लोज सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम सिर्फ आपको यहाँ पे यूनिवर्स देखने को मिलता है। यूनिवर्स का मतलब है यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है, आपका सन भी आ जाएगा, नंबर ऑफ प्लैनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके पास यहाँ पे बॉडीज है पूरे के पूरे यूनिवर्स में, वो सब के सब पार्ट बन जाएंगे यूनिवर्स के। नेक्स्ट पार्ट आप देखो, नेक्स्ट हमारे पास है कि थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी है वो किस तरह से हम स्टडी कवर अप करेंगे, कौन कौन से अप्रोचेस आप यहाँ पे यूज करते हो। तो आपको बेस पता होना चाहिए कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे हमारे पास दो तरह के अप्रोच हम यूज करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का सिंपल सा मतलब है कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, आप एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना, सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल्स की आप स्टडी कर रहे हो, दैट्स इट। और इसे हम यहाँ पे स्टेटिस्टिकल अप्रोच भी कहते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा जब हम स्टैटिस्टिक्स जैसे आप स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हो मैथमेटिक्स में, आप क्या करते हो, एक तरह से इंडिविजुअल डाटा की स्टडी कर रहे होते हो। ओके, तो वही आपके पास सेम वे में अगर आप देखो कोई भी एटम्स, जो भी कोई गैसेस है या लिक्विड है, वो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। अगर आप एक एक एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हो कि उसका टेम्परेचर क्या है, आपके पास वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और अगर आप यहाँ पे सारे के सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बल्क प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हो, तो वो मेरे पास बन जाता है मैक्रोस्कोपिक। ओके, तो ये ध्यान रखना, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। नेक्स्ट पार्ट, अब आपके पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स भी हमारे पास दो तरह की होती है एक्चुअली में। एक हम यहाँ पे स्टडी करते हैं स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आप एक स्टडी करते हो। ओके, एक आप करते हो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो थोड़ी सी वो हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, हम जस्ट फोकस करेंगे सिर्फ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, तो हमारा फोकस सिर्फ नंबर 2 पे रहेगा। ओके, तो ये जो भी हम स्टडी करने वाले हैं आगे, वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डील विद मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। चलो, नेक्स्ट पार्ट। अब आपके पास बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हम काफी सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ओके, हर एक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो अ, आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये रिप्रेजेंट क्या करती है?
ये किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना। ओके। और आपके पास यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉपर्टीज को हम चेंज करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज होगी। मान लो अगर आपके पास वाटर है, अगर आपके पास वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम कहेंगे हमारे पास एक नॉर्मल वाटर है। लेकिन अगर सेम वाटर अगर आपके पास 120 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक बहुत ही हॉट लिक्विड प्रेजेंट है, जो कि किसी पर्सन को जला भी सकता है। ओके। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब कोई भी सिस्टम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को अटेन करता है, तो उस टाइम पर वो एक पर्टिकुलर स्टेट को अचीव करता है, ये ध्यान रखना। ओके। जब भी किसी सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टेट को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझो, मान लो अगर आपके पास 2 ग्लास ऑफ वाटर है, 2 ग्लास ऑफ वाटर आर देयर। एक में आपके पास वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, सेकंड आपके पास ग्लास के अंदर वाटर है 90 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। दोनों पे प्रेशर क्या लग रहा है? दोनों पे ही प्रेशर आपके पास है 1 एटमोस्फेयर। दोनों पे ही प्रेशर आपके पास 1 एटमोस्फेयर यहां पर है। तो क्या मैं कह सकता हूं, जो आपके पास ऊपर वाला ग्लास है इसमें कोल्ड लिक्विड है, ठीक है ना, और जो नीचे वाला ग्लास है इसमें आपके पास हॉट लिक्विड है। तो हुआ क्या, बेसिकली प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब किसी सिस्टम ने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को अटेन करा, तो उसने एक स्टेट को अचीव कर लिया। वो स्टेट कौन सी है? कोल्ड स्टेट। सिमिलरली, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं, अगर मैं प्रॉपर्टीज को चेंज करता हूं, तो स्टेट कौन सी हो जाएगी? अब आपके पास हॉट स्टेट होगी। दैट सिंपली मीन्स कि आपके पास यहाँ पे हर एक, जब हम प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, तो हमारे पास नई नई स्टेट अचीव होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। चलो, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जस्ट आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि मतलब क्या है इनका, क्योंकि आगे जाके ये सब चीजें काम आएगी आपके। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है। अब प्रॉपर्टीज कितने टाइप की है हमारे पास? प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि आपसे सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज के नाम होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आउट ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो जस्ट आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास हमारे पास हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एनर्जी। ओके। मान लो जैसे कि एग्जाम्पल एक यहाँ पे समझो, एक सिंपल सा कंपार्टमेंट है आपके पास, पूरा पूरा एक कंपार्टमेंट है। ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस कंपार्टमेंट के अंदर 1 kg ऑफ एयर है, जिसका प्रेशर है 1 एटमोस्फेयर, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या करा, आपने इस कंपार्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस तरह से कि आपके पास दोनों कंपार्टमेंट में क्या है, मास जो है, कुछ मास ऑफ एयर प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इंडिविजुअल कंपार्टमेंट के अंदर 1 kg मास नहीं है, एक में 0.5 है तो दूसरे में भी 0.5 है। बट यहां पर एयर का मास जो है वो चेंज हो चुका है दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में, बट स्टिल प्रेशर एंड टेम्परेचर की जो वैल्यूज है वो क्या है मेरे पास, वो आपके पास यहाँ पर सेम है। प्रेशर एंड टेम्परेचर की जो वैल्यूज है वो मेरे पास यहाँ पे सेम है। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर एंड टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि मास चेंज होने पर भी चेंज नहीं हो रही। तो ये दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एयर। ओके। तो इसी तरह से थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, थर्मल, आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। ओके। थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो आपके पास यंग मॉडुलस, ये सब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती। ओके, ये ध्यान रखना। और किसी भी प्रॉपर्टी के आगे अगर स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है, स्पेसिफिक वर्ड, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट ऑफ मास बन जाती है, ये आपको ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि मास पे डिपेंड करती है। अगर सिस्टम का मास आप बढ़ाओगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज क्या होगी मेरे पास, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस केस में अगर आप देखोगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, हीट कैपेसिटी हो गई, या एंट्रोपी होगी, ये सब के सब मास पे डिपेंड करती है। अगर आप मास को इंक्रीज करोगे, सिस्टम का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम भी क्या है मेरे पास, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
चलो नेक्स्ट पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपके पास रहती है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जब बॉडी जो है वो एक तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले सराउंडिंग के साथ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले, और या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले सराउंडिंग के साथ। मतलब क्या हुआ कहने का, ऐसे समझो साहब, मान लो अगर आपके पास एक सिंपल, मैं अगेन ग्लास ऑफ वाटर, एक वाटर ग्लास ऑफ वाटर से ही आपको समझाऊंगा ये। मान लेते हैं कि ग्लास ऑफ वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पर है, सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इस केस में सबसे पहले तो पानी जो है वो स्टेशनरी रखा हुआ है सिंपली ग्लास के अंदर। ठीक है, तो इस केस में अभी किसी तरह की प्रेशर फोर्सेस या किसी तरह की फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही है सिस्टम के ऊपर। नेट फोर्सेस क्या है सिस्टम के ऊपर, जीरो है। तो हमारे पास क्या मेंटेन है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन है। वाटर जो है वो किसी तरह का वाटर के अंदर किसी तरह की केमिकल पोटेंशियल नहीं है कि वो सराउंडिंग के साथ रीच करें, सराउंडिंग के साथ रिएक्ट करें। ठीक है ना, या केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करें। तो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ओके, नेक्स्ट, इस केस में पानी और आपके पास सराउंडिंग के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है आपके पास यहाँ पे। अगर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी नहीं होता तो हम कह सकते थे कि थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। ओके, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपके पास ये जो ग्लास रखा हुआ है ये अभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे नहीं रखा हुआ, ये आपके पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज आपके पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास मल्टीपल इक्विलिब्रियम का होना जरूरी है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मेंटेन होना जरूरी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मेंटेन होना जरूरी है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मेंटेन होना जरूरी है। ओके, अगर आपके पास कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आपके पास कोई भी बॉडी तब तक एनर्जी रिलीज कर सकती है जब तक कि बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए सराउंडिंग के साथ। ठीक है, ये हम देखेंगे लास्ट में, अवेलेबल एनर्जी में आप इस पार्ट को देखोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। चलो नेक्स्ट, अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट है प्योर सबस्टांस का। प्योर सबस्टांस क्या रिप्रेजेंट हमारे पास करते हैं, प्योर सबस्टांस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले प्योर सबस्टांस का सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसा सबस्टांस, कोई सिंगल सबस्टांस या मिक्सचर ऑफ सबस्टांसेस, ठीक है, जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मिक्सचर या थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। नो मैटर कि आपका सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम है या फिर हेट्रोजीनियस सिस्टम है, इससे कोई मैटर नहीं करता। जैसे आप एक चीज देखो, एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें हमने क्या रखा है, आइस क्यूब को डाला हुआ है। तो वाटर आपके पास लिक्विड स्टेट में है। ओके, आइस क्यूब जो है वो सॉलिड स्टेट पर है। इवन दो सॉलिड प्लस लिक्विड जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक तरह से हेट्रोजीनियस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, बट अगर मैं केमिकल कॉम्पोजिशन देखता हूं, चाहे आइस की देखूं, चाहे वाटर की देखूं, चाहे कहीं कहीं पर भी देखूं, वो आपके पास सेम आपको देखने को मिलेगी H2O के इक्वल। ठीक है, तो इवन दो एक सिंपल सा हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंदर जो आपके पास केमिकल कॉम्पोजिशन है मेरे पास वो क्या है, वो सेम है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है मेरे पास ये क्या चीज है, बेसिकली ये एक प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, सिमिलरली अगर मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, वाटर के ऊपर ऑयल, आपने ऑयल भी आपके पास यहाँ पे फिल करा हुआ है, तो ऑयल और वाटर आपस में तो मिक्स होंगे नहीं। ओके, ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो इस केस में आप यहाँ पे देखोगे कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वाटर की डिफरेंट है, ऑयल की डिफरेंट है। तो हमारे पास हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे कह सकते हैं कि ये भले ही एक होमोजीनियस सिस्टम है, एक होमोजीनियस सिस्टम है, बट ये इम्प्योर सब्सटेंस हमारे पास होगा, ये प्योर सब्सटेंस आपके पास नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स में वैसे देखा जाए तो प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड एक स्पेसिफिक चैप्टर है। ठीक है, बट आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चंस है। तो अब बहुत ही रेयर चांस है
कि वो इससे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। जीरो, आप ऐसा कह सकते हो 0% चांस है, एक तरह से 0.1% चांस है कि वो इससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। बट फिर भी आपको जस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए इसका मतलब क्या हुआ। चलो नेक्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट की। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज के टाइप हमने देखे, ठीक है ना, और प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल देखे कि वो इंटेंसिव होगी या फिर एक्सटेंसिव होगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके पास थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। वो आपके पास सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टीज होगी किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब इस केस में जब कोई सिस्टम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को अटेन करता है, उस टाइम पे हम यहाँ पे कहते हैं कि वो एक कंडीशन, एक स्टेट को अचीव कर चुका है। याद करो, आपको जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था ग्लास ऑफ वाटर का, कि हमारे पास वाटर है, वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। एक ग्लास में वाटर का टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेम्परेचर जो है वो एक प्रॉपर्टी है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपके पास जब वाटर ने 80 डिग्री सेल्सियस को अचीव करा, तो इसने एक स्टेट को अचीव कर लिया। कौन सी स्टेट है आपके पास यहाँ पे? हॉट स्टेट। जब आपके पास पानी के टेम्परेचर को हमने चेंज करा, तो उसने एक डिफरेंट स्टेट को अचीव कर लिया, दैट इज कोल्ड स्टेट। ओके, ये ध्यान रखना। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अब ये हॉट स्टेट या फिर कोल्ड स्टेट ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक तरह से कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी सिस्टम की। ओके, ये किसी भी सिस्टम की कंडीशन को आपके पास रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। अब यहां पर देखा जाए, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जब आप थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करोगे, आपको काफी सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है, आपको ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, ठीक है। जनरली हमारी जो स्टडी रहेगी वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे रहेगी, कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में एक गैस है, आप जस्ट पिस्टन को एक्सपैंड या कंप्रेस करके गैस को कभी कंप्रेस कर रहे हो, कभी एक्सपैंड कर रहे हो, कुछ इस ढंग से आप प्रोसेसेस कैरी आउट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहां से अब आपके पास बेस क्रिएट होगा इस केस में कि हुआ क्या। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं विद द हेल्प ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अभी तक इतना क्लियर होगा कि आपके पास यहाँ पे जब कोई प्रॉपर्टी सिस्टम अचीव करता है, ठीक है, अटेन करता है, तो उस टाइम उसने एक स्टेट को अचीव कर लिया। अज्यूम करो कि आपके पास एक सिंपल सा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस केस में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारा जो पिस्टन है वो नंबर 1 पोजीशन पर अभी है, नंबर 1 पोजीशन पे पिस्टन है, और यहां पे कोई ना कोई कुछ गैसेस प्रेजेंट है। ओके, अब आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी प्रेशर जो होगा गैस का वो P1 के इक्वल है, वॉल्यूम V1 के इक्वल है, और टेम्परेचर आपके पास T1 के इक्वल होगा। मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पर। तो अगर मैं एक सिंपल सा प्रेशर वॉल्यूम कर्व क्रिएट करता हूं, ठीक है। अब एक चीज सोचो, जब आपके पास एक प्रॉपर्टीज डिफाइंड है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुई? ये कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस गैस की, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को हम कहां पे शो कर सकते हैं? ये आप शो कर सकते हो पॉइंट नंबर 1 पर, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर क्या होगा? P1 के इक्वल होगा, वॉल्यूम क्या होगा? V1 के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आपके पास एक स्टेट अचीव हो चुकी है, स्टेट नंबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम यहाँ पे सिंपली पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हैं इस तरह से कि पिस्टन अब नंबर 2 पॉइंट पे पहुंच चुका है। जब ये नंबर 2 पॉइंट पर होगा, तो उस टाइम पर जो गैस थी वो हाईली कंप्रेस्ड हमारे पास हो जाएगी। तो गैस कंप्रेस्ड होने की वजह से प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, एंड आपके पास टेम्परेचर चेंज हो गया यहाँ पर। ओके, तो आपके पास यहाँ पे फाइनल स्टेट को मैंने कहा अचीव कर शो कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 से शो कर रहा हूं आपके पास। पॉइंट नंबर 2 पे आपके पास प्रेशर है P2, वॉल्यूम है आपके पास V2 यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, थोड़ा ध्यान दोगे,
तो जब हम यहाँ पे 1 से 2 जा रहे हैं, जब हम 1 से 2 जा रहे हैं, लगातार प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। ठीक है। और जब भी आपके पास प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होंगे, एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आपके पास अचीव होगी। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं? तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब सिस्टम कोई प्रॉपर्टीज को अटेन कर रहा है तो उसने एक स्टेट को अचीव कर लिया। ठीक है ना, उसने एक स्टेट को अचीव कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट 1 और स्टेट 2 को शो करा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जब पिस्टन आपके पास 1 से 2 जा रहा था, तो हर पॉइंट पर प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, हर एक पॉइंट पर स्टेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकली मैं अज्यूम कर रहा हूं, मान लो जैसे कि एक स्टेट आपके पास पॉइंट नंबर ए है, दूसरी स्टेट आपके पास पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर सी है, पॉइंट नंबर डी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर। पिस्टन की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर मैं इसे शो कर रहा हूं। ओके। तो अगर मैं आपके पास हर एक स्टेट को कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या बन चुका है यहां पर, ये एक पाथ बन चुका है। ठीक है, आप ऐसा समझो, सिंपल सा, अगर नहीं समझ आ रहा ऐसे समझो। मान लो आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, आप पॉइंट नंबर 1 पर हो और आपको जाना कहाँ है, आपको पॉइंट नंबर 2 पे जाना है। तो हमारे पास अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, मर्जी आपकी है कि आप किस रास्ते से जाना चाहोगे। इस तरह से अगर हम देखें, तो जब हम 1 से 2 में जा रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। एक चीज का ध्यान रखना, तो पाथ क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली पाथ आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को ज्वाइंट करके आपको देखने को मिलता है। और जब हम एक पाथ को डिफाइंड करते हैं, ठीक है, एक पाथ को जब आप एक नाम हमारे पास अब डिफरेंट डिफरेंट पाथ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, जिसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं प्रोसेस के नाम से। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको 5 प्रोसेसेस पढ़नी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो। कौन सी प्रोसेस आप स्टडी करोगे? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये 5 प्रोसेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 5 प्रोसेसेस कर क्या रही है, बेसिकली प्रोसेसेस कुछ नहीं है, ये एक पाथ का नाम है। ठीक है ना। वही सेम चीज, मान लो आप 1 से 2 में जा रहे हो, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं यहाँ पे। आप ए पाथ से जा सकते हो, बी से जा सकते हो, सी से जा सकते हो। तो हर एक पाथ का डिफरेंट डिफरेंट नाम होगा, तो वही सेम चीज है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आप वन स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो, दैट्स इट। इतना ध्यान रखना है यहाँ। इसको रख लो, चलो। अब आपके पास नेक्स्ट अगर हम मूव करें, अब यहाँ पे एक स्टडी करते हैं क्वासी स्टेटिक प्रोसेस। क्वासी स्टेटिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वासी स्टेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दे रखा है, और पिस्टन जो है वो अभी नंबर 1 पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे पिस्टन अभी आपका प्रेजेंट है। टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट है आपका पिस्टन अभी। ठीक है। अब अगर मैं आपके पास यहाँ पे सिंपल सा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम अगर क्रिएट करूं, तो आप देखोगे पॉइंट नंबर 1 को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे के पूरे पिस्टन के ऊपर लेटर से 100 kg का वेट रख रहा हूं। ठीक है, पूरा का सारा वेट आपने एक साथ रख दिया, तो क्या होगा, तो आपके पास पिस्टन सडनली पॉइंट नंबर 2 को अटेन कर लेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे चला जाएगा, मतलब आपके पास पिस्टन लगातार कंप्रेस होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में, इसको छोड़ दो। आप ऐसे समझो, मान लो आप यहाँ पे 100 kg वेट रख रहे हो पिस्टन के ऊपर, बट स्मॉल इंक्रीमेंट की फॉर्म में रख रहे हो। सबसे पहले आपने रखा 0.01 kg, फिर आपने रखा अगेन 0.1, अगेन 0.1 एंड सो ऑन। तो आप स्मॉल इंक्रीमेंट में यहाँ पे वेट को रख रहे हो इस तरह से कि पिस्टन कहां से कहां जाएगा, पिस्टन 1 से 2 पे मूव कर रहा है। ओके। अब एक चीज नोट करना,
जब आपने 0.01 केजी वेट को रखा तो हमारे पास पिस्टन थोड़ा सा नीचे गया, फिर आपने जब दूसरा वेट रखा तो पिस्टन थोड़ा और नीचे चला गया, एंड सो ऑन। तो अगर आप देखोगे पिस्टन हर एक पोजीशन पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल प्रॉपर्टीज को अटेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जब हम कोई वेट रख रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट अचीव हो रही है। और जब आप यहां पर इन सब स्टेट्स को कनेक्ट कर रहे हो, जिसको मैं इक्विलिब्रियम स्टेट्स का यहां पे नाम दे रहा हूं, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्वासी स्टेटिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वासी स्टेटिक प्रोसेस जो है वो इन्फिनिटली स्लो प्रोसेस होती है। ये इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कैसे ऑब्टेन करते हो? ये आप यहाँ पे ऑब्टेन करते हो बाय जॉइनिंग दी सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। इक्विलिब्रियम स्टेट्स का मतलब क्या हुआ कि जब आपने बिल्कुल स्लोली पिस्टन को हल्का सा मूव करा तो पिस्टन आपके पास स्टेबल हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, नेक्स्ट पार्ट। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा? बस सिंपल सी डेफिनेशन देखना है रिवर्सिबल प्रोसेस। मान लो आपके पास, आप पॉइंट नंबर 1 पर हो और आप पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पे जा रहे हो बिल्कुल स्लोली स्लोली। ठीक है, अगर मैं वापस 2 से 1 पे जा रहा हूं, अगर मैं वापस 2 से 1 पे जा रहा हूं यहां पर, और अगर मैं सेम आपके पास प्रॉपर्टीज को अटेन करता हूं ड्यूरिंग दी रिवर्स पाथ, ठीक है, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि हमारी जो प्रोसेस है वो क्या है? वो रिवर्सिबल है। मतलब कि फॉरवर्ड 1 से 2 के टाइम और 2 से 1 के टाइम आपको सेम प्रॉपर्टीज मिल रही है इन बिटवीन स्टेट 1 एंड स्टेट 2, तो हमारे पास जो प्रोसेस होगी वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो जनरली अगर हम देखा जाए तो आपके पास जो क्वासीस्टेटिक प्रोसेस होती है ना, क्वासीस्टेटिक, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्यों क्यों क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्वासीस्टेटिक प्रोसेस एक इन्फिनेटली स्लो प्रोसेस है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपके पास यहाँ पे इन्फिनाइट स्लोनेस। ओके, ये ध्यान रखना। तो जनरली हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्वासीस्टेटिक प्रोसेस विदाउट फ्रिक्शन जो है वो रिवर्सिबल हमारे पास बन जाता है। लेकिन इन केस अगर आप फ्रिक्शन को कंसिडर करते हो तो हमारे पास क्वासीस्टेटिक प्रोसेस एक नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो एनर्जी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे यहाँ पर। तो कहीं पर भी अगर क्वासीस्टेटिक वर्ड लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम कर लेना कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। वो क्या है? आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। बट क्वासीस्टेटिक के साथ अगर फ्रिक्शन लिखा हुआ है आपके उसकी विद फ्रिक्शन, देन इट इज गोइंग टू बी अ नॉन रिवर्सिबल। अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ रिवर्सिबल ओनली। ओके ना? चलो, तो आपके पास यहाँ पे अ, आज हमने कुछ बेसिक्स चीजें आपका स्टडी करी है रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स हियर। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि आपके पास सिस्टम को कैसे क्लासिफाई करते हो, प्रॉपर्टीज क्या हमारे पास होती है, क्वासीस्टेटिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या स्टडी करना है? नेक्स्ट पार्ट में हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को शुरू करेंगे, जिसमें फर्स्ट लॉ आपको देखने को मिलता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आपके पास फर्स्ट लॉ की हम स्टडी करेंगे, फिर आपके पास सेकेंड लॉ। ओके।